हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम BCTQ प्रोग्राम में इलेक्ट्रिकल मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम सिंपल क्यूब, BCC, FCC इन सब को समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिस्टल क्या होता है। अगर हम एटम्स या मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करें, पीरियोडिक वेव में अरेंज कर दें, अरेंज इन पीरियोडिक मैनर, तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दे तो हमें क्या मिलेगा, क्रिस्टल मिलेगा। और इसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ओके, अब बात करते हैं यूनिट सेल की। तो हमारे ऑप्शन में क्या था, एक तो था सिंपल क्यूबिक, ओके। सेकंड क्या था, BCC, जिसका मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ओके। तीसरा क्या था हमारा, FCC, जिसका मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूब, ओके। तो इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को लेते हैं, उसके आधार पर समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर बात की जाए सिंपल क्यूब के अंदर, तो हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल क्यूब का। तो ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इसके कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है। इसके कॉर्नर कितने होंगे, 8 कॉर्नर होते हैं किसी क्यूब के। ये क्या हो गया, आपके 8 कॉर्नर हो गए। यहाँ पे क्या होंगे, एटम्स होंगे, किसमें, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं हमारी बॉडी सेंटर्ड की। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, तो इसमें एटम्स कहाँ पे होंगे, इसमें एक तो क्या होंगे, हमारे कॉर्नर पे होंगे। सेकंड, इसका मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड, मतलब इसके एक सेंटर के अंदर भी एक क्या होगा, हमारा एटम होगा, ओके। थर्ड आपका क्या है, फेस सेंटर्ड, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका है फेस सेंटर्ड। इसमें एटम्स कहाँ पे होंगे, एक तो क्या होंगे, हमारे कॉर्नर पे। सेकंड, इसका मतलब क्या है, फेस सेंटर्ड। तो अगर हम इस रूम को एक क्या करें, एक क्यूब माने, तो इसमें कितने फेस है, 4। तो क्या होती है, हमारी दीवारें हो जाती है, एक हमारी छत हो जाती है और एक हमारा फ्लोर हो जाता है। तो कितने फेस होते हैं, 6। तो इसमें क्या होंगे, 6 एटम होंगे, एक तो दीवार पे, एक हमारे नीचे फर्श पे, और ये 4 दीवारें, इन पे एटम्स होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 6 एटम्स होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या पूछा जाता है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्योंकि आप जानते हो क्रिस्टल्स में क्या होता है, यूनिट सेल को हम अरेंज करते हैं, जिससे क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। पर एक यूनिट सेल किससे बनता है, एटम्स से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ एटम। तो बात की जाए हमारी सिंपल क्यूबिक की, ओके। तो सिंपल क्यूबिक में क्या है, हमारे 8 एटम है, ठीक है। और इसके आसपास भी क्या होंगे, सेम यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। जैसे इसके इस साइड क्यूब होगा, ठीक है, इसके पीछे क्यूब होगा और एक इस साइड क्यूब होगा। 4 तो इसके बराबरी में होंगे और 4 इसके ऊपर होंगे। एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इधर वाले के ऊपर, एक इधर वाले के ऊपर, एक इधर वाले के ऊपर।
मतलब टोटल क्या होंगे इसके पास में 8 है, और अब क्या होगी यूनिट सेल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक एटम की। ठीक है, तो जो एक एटम है ना वो इसके द्वारा और इसके जो पास में कितने हैं 7 एटम है, तो 8 एटम के द्वारा शेयर किया जा रहा है। तो 8 एटम किस चीज़ को शेयर करेंगे तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा 1/8। ओके, और इसमें टोटल ऐसे कितने एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8, तो 1/8 इंटू 8, तो इसमें क्या होगा टोटल एक एटम होगा यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, इसको दोबारा समझिए। जैसे ये हमारा क्या है एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे हमने क्या कर रखा है एटम्स को रख रखा है। ठीक है, पर एक यूनिट सेल है इसके पास में भी क्या आएगा दूसरा क्यूब आएगा। ऐसे इसके पास में कितने क्यूब आ सकते हैं, एक तो इसकी साइड में आ जाएगा, एक इस साइड आ जाएगा और एक इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर इस क्यूब की बात करें, इस क्यूब की बात कर रहे हैं तो एक इधर आ गया एक इधर आ गया, एक इस साइड आ जाएगा एक इस साइड आ जाएगा, 3 क्यूब तो क्या आ गया इसमें एडजस्टेंट आ गए। ठीक है, और उन तीनों क्यूब के ऊपर एक एक क्यूब और आ जाएगा और एक इसके ऊपर आ जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 8 हमारे क्या हो गए क्यूब हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 8 हमारे ये क्यूब हो गए, और ये क्या एटम क्या है 8 क्यूब के द्वारा शेयर हो रहा है, तो इसके हिस्से में कितना आएगा 1/8। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक कितना हो जाएगा 1। ओके, अब अगर इसकी बात की जाए तो इसमें भी देखो इसका तो क्या हो गया 1 प्लस एक इसके किस कहाँ पे है सेंटर के अंदर है, तो सेंटर वाला तो क्या होगा उससे उसके पास वाला एटम टच नहीं करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इसमें होता है नंबर ऑफ एटम कितने 2 पर यूनिट सेल, किसमें BCC बॉडी सेंटर्ड के अंदर। अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड के अंदर, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है एक तो इसके लिए हो गया 8 कॉर्नर वालों के लिए, सेकंड इसके कहाँ पे है फेस पे है। तो आप समझो जैसे ये हमारा क्या है क्यूब है, तो एक क्या इसके ऊपर है। ठीक है, तो वो किसके साथ शेयर करेगा जो इसके ऊपर रखा होगा। ठीक है, तो दोनों मिलके शेयर करेंगे, तो एक केस में कितना आएगा 1/2, और टोटल है कितने कितने फेस होते हैं 6, तो टोटल एटम भी कितने हैं 6 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आ गया 4। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि सिंपल जो हमारा क्यूबिक होता है उसमें एक एटम होता है पर यूनिट सेल, BCC में कितने होते हैं 2 होते हैं, और FCC में कितने होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन बनता है। सेकंड बात आती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिंपल जो क्यूबिक है ना उसमें कितने होते हैं 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, और इसमें कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ अच्छे से कि आपको याद क्या क्या रखना है। तो देखो ये हमारा क्या है सिंपल क्यूब, ये हमारा क्या है BCC, और ये हमारा क्या है FCC। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, पहला नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, और थर्ड है आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, इन 3 चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, सिंपल क्यूब में 1 होता है, इसमें 2 और इसमें 4। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वो क्या होता है 6 8 और 12। ये आप अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे। थर्ड है आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा क्रिस्टल है वो कितना अच्छा है। ठीक है, उसमें मतलब वॉइड नहीं है, मतलब उसमें खाली जगह नहीं है, कितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी वैल्यू होती है सिंपल क्यूब के लिए 0.52 या 52%। इसका मतलब 52 तो वो भरा हुआ है और 48 क्या है हमारा खाली है वो। ठीक है, वॉइड। वॉइड आपसे कोई नहीं पूछता, आपसे पूछते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। अगर वॉइड पूछे तो क्या करोगे 1 में से इसको माइनस कर दोगे। ओके, सेकेंड आपका इसमें कितना होता है 0.68। ओके, और FCC में कितना होता है 0.74। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये होता है, जैसे ये मान लो हमारे क्या है 2 एटम है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है R, इसकी रेडियस भी कितनी है R, इनके सेंटर से दूरी कितनी है D। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि D और R में रिलेशन पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये भी कि
सिंपल जो क्यूब होता है ना उसमें क्या होता है r इक्वल टू a/2, और जो हमारा BCC होता है उसमें क्या होता है r इक्वल टू √3/4 a, और जो हमारा FCC होता है उसमें क्या होता है r इक्वल टू a/2√2। ठीक है, तो ये वाले टेबल आप लिख के अच्छे से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा इस टॉपिक से। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपका पहला सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब में एटॉमिक फैक्टर कितना होता है 0.52, ओके। और फिर BCC में कितना होता है 0.68, FCC में 0.74, बचा क्या डायमंड, तो इसमें कितना होता है 0.34। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2341, बी इज द राइट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको, ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको मिलर इंडाइसेस निकालनी है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि मिलर इंडाइसेस क्या होती है। क्या मिलर इंडाइसेस, तो ये क्या होती है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है हमारा दिया हुआ क्रिस्टल। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे। मान लिया ये हमारा क्या है ए आया, ये हमारा क्या है बी आया, फिर निकालेंगे जेड इंटरसेप्ट, ओके, ये हमारा क्या आया सी आया। फिर मिलर इंडाइसेस क्या होगी इसका रेसिप्रोकल 1/a 1/b और 1/c, ये हमारी क्या हो जाएगी मिलर इंडाइसेस हो जाएगी। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है XYZ, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक क्यूब है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी सरफेस है ना इसके लिए मिलर इंडाइसेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो ये वाली एक्स एक्सिस को नहीं काट रही कहीं पे, y को काट रही है यहाँ पे, ये क्या हो गया 0 1 0, ओके, और z को भी ये नहीं काट रही। ठीक है, तो अगर इंटरसेप्ट की बात की जाए तो इसके लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनेटिव, क्योंकि काट ही नहीं रही मतलब इन्फिनेटिव पे जाके इसको काट सकती है। b की बात की जाए तो b को काट रही है 1 पे, और अगर c की बात की जाए z पे भी ये नहीं काट रही, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी इन्फिनेटिव। तो इसके लिए मिलर इंडाइसेस क्या हो जाएगा 1/∞, 1/1 और 1/∞। इसका मतलब 0 1 0, ये क्या आएगा इसका मिलर इंडिसेस। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ये हमारा क्या है x, ये हमारा क्या है y और ये हमारा क्या है z। ओके, तो ऐसे कोई एक क्या है प्लेन है, इसके लिए हमें मिलर इंडाइसेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये काट रहा है इसको 1 पे, ये काट रहा है इसको 2 पे और ये इसको काट रहा है 3 पे। तो वैल्यू पता लग गई हमें, a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना है 3। एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है मिलर इंडाइसेस। तो मिलर इंडाइसेस क्या हो जाएगी मिलर इंडाइसेस क्या हो जाएगी 1/a मतलब 1/1 और 1/b मतलब 1/2 और 1/c मतलब 1/3। ये हमारी क्या आ गई मिलर इंडाइसेस। अगर इस फॉर्म में हो ना तो आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर है ना 2 3 इनको क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो क्या करोगे इनके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये क्या होगी इसकी मिलर इंडाइसेस। ओके, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो ये यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1, ये इसको यहाँ पे काट रहा है तो b की वैल्यू क्या हो गई 1, पर c की वैल्यू, c को ये नहीं काट रहा। ठीक है, ये वाला सरफेस है जो c को नहीं काट रहा, तो मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इन्फिनेटिव। अब हमें निकालना है क्या मिलर इंडाइसेस, तो वो क्या हो जाएगा 1/a, a पे कहाँ काट रहा था 1 पे, b पे 1 पे और c पे इन्फिनेटिव पे। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0, तो ये इसका क्या आ जाएगा मिलर इंडाइसेस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आपसे मिलर इंडाइसेस से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल मटेरियल के अंदर। हमने 3 इसके एग्जांपल देख लिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मिलर इंडाइसेस में को कैलकुलेट करने में। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपको दे रखा है कि ए बी सी 3 वेक्टर है, वो क्या आपस में परपेंडिकुलर है और क्या है वो आपस में अनइक्वल है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सी होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि कितने तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। तो 7 तरह की होती है, उन सबको हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो 7 को याद करना काफ़ी मुश्किल है, पर मैं क्या करता हूँ इनको 2, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे पहले की बात करता हूँ मैं, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक, और सेकंड हमारा क्या हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, और इसे क्या बोलते हैं ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ओके, इन दोनों की खासियत क्या है, इनमें जो हमारा ए बी सी होता है ना वो तो क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है। थर्ड की बात की जाए तो इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ओके, पहले समझो कि अल्फ़ा बीटा और ए बी सी है क्या। तो इसके लिए ये मैंने क्या बनाया 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। तो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, और ये हमारा क्या है अगर सी है तो अल्फ़ा कहाँ होगा, जो एक के जस्ट अपोजिट है ना उन दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम अल्फ़ा कहते हैं। तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और अगर बी ये है तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा बीटा, और अगर हमारा सी ये है तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो क्या होता है गामा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा क्रिस्टल के अंदर। अब देखो ये हो गया। अब रोम्बोहेड्रल की बात की जाए तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल होते हैं पर ये 90 नहीं होते। तो फर्स्ट तो इसका ये हो गया। ठीक है, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल उनमें तीनों क्या है ये बराबर है। अब अगर सेकंड की बात की जाए तो इसके बाद सेकंड ग्रुप और यहाँ का थर्ड नंबर, तो उसमें आते हैं एक तो आता है टेट्रागोनल, एक आता है हेक्सागोनल। इनमें क्या होता है ए इक्वल टू बी होता है पर नॉट इक्वल टू सी होता है। इसमें भी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, अगर बात की जाए अल्फा बीटा गामा की तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, इसमें तो होता है 90 की इक्वल, पर नीचे वाले में क्या होता है अल्फा बीटा तो होते हैं 90, पर जो हमारा गामा होता है ना वो होता है 120। ठीक है, याद हो जाएगा आपको टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। अब तीसरा ग्रुप है इसका, 4 हो गए, 5, 6, 7 तरह की क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, पहला होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, फिर होता है मोनोक्लिनिक, फिर होता है ट्राइक्लिनिक। इन तीनों में क्या होगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, अब थर्ड हमारा अल्फा बीटा गामा क्या होता है 90, किसमें ऑर्थोरोम्बिक में। अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक, तो इसमें क्या होता है अल्फा इक्वल टू गामा क्या होता है 90, पर बीटा इसके इक्वल नहीं होता। ओके, थर्ड है हमारा ट्राइक्लिनिक, तो इसमें क्या होता है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। ओके, तो ये हो गए हमारे 7 टाइप क्यूबिक रोम्बोहेड्रल। तो इनको आप 2-2 के ग्रुप बना लोगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी। आसानी कैसे होगी, जैसे बीच वाला तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, और लास्ट वाला आपको याद करना पड़ेगा। तो ये इनसे भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको किसी के बारे में पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैसे। ठीक है, तो 7 तरह के होते हैं क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। आपको सातों की सातों ये टेबल अच्छे से याद करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे ये ए बी सी है ना, ये तो क्या है आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारा तीसरे वाले में आ गए, या तो ऑर्थोरोम्बिक होगा या मोनोक्लिनिक होगा या ट्राइक्लिनिक होगा। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक देखो ऑप्शन भी वही दे रखे हैं आपको, ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन,
ओके, अब इन तीनों में कौन सा होगा? तो दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितना है 90। वो किस में होता है? ऑर्थोरोम्बिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपको दे रखे हैं 4 मटेरियल, उनको ऑर्डर करना, किसके आधार पे इनको अरेंज करना है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आधार पे, और किसके? बढ़ते क्रम में। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड क्या होता है? कंडक्टिंग नेचर का होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। अगर कंडक्टिविटी हाई होगी तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, तो देखो 3 ऑप्शन में आपको गोल्ड दे रखा है सबसे पहले। सेकंड बात करते हैं डायमंड की, तो डायमंड क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? हाईएस्ट होगी। तो ये आपका ये गया, इसके बाद ये गया। इनमें देखो डायमंड लास्ट में और इसमें गोल्ड क्या स्टार्टिंग में, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गोल्ड तो क्या होता है? कंडक्टिंग नेचर का होता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, तो इसको हमने स्टार्ट पे पुट कर दिया। और डायमंड क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। हमें क्या करना है? रेजिस्टिविटी के आधार पे इसको अरेंज करना है, तो रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी गोल्ड की और सबसे ज़्यादा होगी डायमंड की। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब बताओ हम डोपिंग क्यों करते हैं सेमीकंडक्टर में? ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो? इंक्रीज हो। ठीक है, अगर डोपिंग कर देंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो डोप्ड है ना वो पहले आ जाएगा, तो देखो इसमें डोप पहले है, तो डोप्ड जर्मेनियम क्या होगा? ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर का होगा, इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है गोल्ड की, फिर डोप्ड जर्मेनियम की, फिर सिलिकॉन की और फिर डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या करना है आपको? ससेप्टिबिलिटी के आधार पर जो मटेरियल्स के टाइप होते हैं उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि कितने तरह के मटेरियल होते हैं और ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, इसका क्या यूज़ है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें अगर मटेरियल की, जो भी क्या हो जाए? मैग्नेटाइज हो जाए, उसे क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। ठीक है, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी? क्वालिटी होगी। कोई कुछ मैग्नेटाइज्ड होगा, कुछ ज़्यादा होगा, कोई बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके आधार पे हम मैग्नेटिक मटेरियल को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं मेनली। तो पहला हमारा क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ओके, दूसरा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, और हमारा तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। जनरली क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, डाया, पैरा और फेरो। पर हम क्या करते हैं? फेरो को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा फेरी। ठीक है, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। एक होता है एंटी फेरो। ओके, तो ये होते हैं हमारे मटेरियल के टाइप। अब इनको पढ़ते हैं डीप में, किसको? डाया को, पैरा को और फेरो को। अगर डाया की बात की जाए तो ये क्या करता है? जो मैग्नेट होती है उसको क्या करता है? रिपेल करता है। ओके, सेकंड पैरामैग्नेटिक, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पर क्या होगा? इसकी जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना वो क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक। ये क्या करेगा? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कहने का मतलब ये है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये होगा आपका कि इसमें अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो बीटा क्या होगा? 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। अगर हम बाहर से क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। ओके, इतना याद रखना आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 नहीं होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो 0 होगी, क्योंकि इसमें कोई तरह का मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। अब बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तब भी उसमें 0 होता है। लेकिन 0 क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मटेरियल्स है ना उनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है? कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कोई किधर है कोई किधर ही रेंज है, ऐसे
रेंडमली अरेंज होते हैं और ओवरऑल जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं। और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब क्या हो जाएंगे, ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। और जो ये हमारा डायमैग्नेटिक है ना, इसमें क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में कि डाय में तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे डाइपोल, और इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है ना उसमें क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू नॉट जीरो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है डाया और पैरा के अंदर। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब भी इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है, छोटे छोटे डोमेन बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो डोमेन है ना, इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। जैसे इसमें इधर इस डायरेक्शन में है, इसमें क्या होगा, इस डायरेक्शन में है, इसमें क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो ये छोटे छोटे डोमेन है ना, इनको बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन का अपना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाते। जैसे पैरा के अंदर क्या था, ये रेंडमली अरेंज थे, तो आपस में एक दूसरे के मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल करके बीटा की बी की वैल्यू क्या थी, 0 थी। पर इसमें बी की वैल्यू 0 नहीं होती अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें फिर भी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेन डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसमें क्या होता है, उसी डायरेक्शन में होता है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। पर जो हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उनमें क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनका दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। डायमैग्नेटिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और ये दोनों क्या करेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ओके, तीसरा पॉइंट ये है आपका। चौथा, अब ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं। ससेप्टिबिलिटी ये क्या होती है, तो ये क्या होती है, ये हमें बताती है कि किसी मटेरियल की मैग्नेटाइज्ड होने की पावर कितनी है। ठीक है, कि वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा। अगर इसकी वैल्यू हाई होगी इसका मतलब वो क्या, उसमें मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या है, वीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें किसकी, डाया की, डाया मैग्नेटिक, इसको हम क्या करते हैं, साइज से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है m/h। ओके, तो हमने देखा था कि डाया में क्या था, जो मैग्नेटाइजेशन था वो क्या था, जस्ट अपोजिट था किसके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर इसमें बात की जाए -m और h। ओके, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा और साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -h/h, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा, लो वैल्यू होगी और नेगेटिव होगी किस केस में, डायमैग्नेटिक में। और एक होता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, वो क्या होता है 1 + साई। अब साई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, <1। कहने का मतलब लो वैल्यू होगी और 1 से कम होगी। तो आपको इस आधार पे पूछा जा सकता है कि म्यू आर फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर <1 > 1 =1। तो क्या होगा, म्यू आर < 1 फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था। तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं किसकी, पैरामैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होगा, साई = m/h। पर इसमें क्या होता है, m क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में होता है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, +m लेंगे और यहाँ पे h लेंगे। अब ये सोचोगे आप कि इसकी वेव शेप का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लीनियर वेव शेप है, मतलब मैग्नेटाइजेशन क्या है, लीनियर। इसमें भी क्या होता है,
लीनियर, पर माइनस एम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है डायमैग्नेटिक में, पर पैरा में क्या होता है उसकी डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैंने क्या लिया प्लस एम लिया है। ठीक है, और इन दोनों में क्या मैग्नेटाइजेशन लीनियर है। फिर यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो म्यू आर क्या आ जाएगा 1 प्लस साई, ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, क्यों 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 में से कुछ घटा रहे थे, यहाँ पे 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है म्यू आर ग्रेटर देन 1। इसके अलावा क्या होता है इसमें साई होता है ना, वो टेम्परेचर पे क्या करता है डिपेंड करता है, तो इसमें हम कांस्टेंट लेंगे तो वो सी होता है अपॉन टी। ये हमारा क्या होता है क्यूरी लो, क्यूरी लो किस केस में पैरामैग्नेटिक में। जैसे हमारा डायमैग्नेटिक था तो वो क्या था टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट था। ठीक है, तो साई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, पर जो पैरामैग्नेटिक है ना उसमें क्या करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वो किससे डिपेंड करते हैं हम क्यूरी लो से। तो ये हो गया हमारा क्या पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं हम तीसरा हमारा क्या था फेरोमैग्नेटिक। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, देखो साई इक्वल टू एम बाई एच। ठीक है, लेकिन इसमें एम की वैल्यू क्या होती है काफ़ी हाई होती है, तो साई की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर क्या होगा 1 प्लस साई, उसकी वैल्यू भी क्या होगी एक से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लोगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो m है ना वो इसका लीनियर फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा नॉन लीनियर फंक्शन होगा, किसका h का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तीसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। चौथा ये किस पे करता है क्यूरी विस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो क्या कहता है साई इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा, जहाँ पे टी क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। ये हमारा क्या है क्यूरी विस लॉ। कहने का मतलब ये क्या करता है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कितना टेम्परेचर डिपेंडेंट है उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है ये होती है किसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो हमने तीनों पढ़ लिए। सबसे पहले क्या था डायमैग्नेटिक में क्या थी साई की वैल्यू क्या थी लो थी, और म्यू आर की वैल्यू क्या थी लेस देन 1 थी, और ये क्या था लीनियर फंक्शन था, मैग्नेटाइजेशन इसमें क्या था लीनियर था। फिर हमने पढ़ा पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा साई की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, तो म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी, पर उसकी वैल्यू लो होती है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो आएगी लेकिन ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, और हमारा जो मैग्नेटाइजेशन वो क्या होता है लीनियर नेचर का होता है। थर्ड, और ये क्या करता है टेम्परेचर पे, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, जिसको हम क्यूरी लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है, तो जो म्यू आर की वैल्यू है वो एक से काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होगा नॉन लीनियर टाइप का होगा। थर्ड, ये भी क्या होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसे हम क्यूरी विस लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टाइप की। तो वो क्या थे हमारे, पहला था हमारा एंटी फेरो, ओके, दूसरा क्या था फेरी FERRI फेरिक मैग्नेटिक मटेरियल। तो इनमें क्या होता है देखो एंटी फेरो में क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब भी क्या होता है मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है। वो जीरो क्यों होता है क्योंकि इसमें अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा तो क्या होता है इसके पॉजिटिव भी क्या होते हैं मैग्नेटाइजेशन होगा, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह का मैग्नेटाइजेशन होता है किसमें एंटी फेरो के अंदर। अगर बात की जाए फेरी के अंदर तो इसमें क्या होता है ई अगर इस डायरेक्शन में है मैग्नेटाइजेशन तो क्या होता है कुछ मैग्नेटाइजेशन इस डायरेक्शन में भी होगा इसके अपोजिट। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है बीटा नॉट इक्वल टू 0, पर इसमें क्या होता है बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो ये होता है हमारे एंटी फेरो और फेरी। अब बात करते हैं फेरी की, तो इसको हम फेराइट में भी यूज़ लेते हैं। ठीक है, फेराइट्स क्या होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो हाई, वो क्या होते हैं फेराइट्स। फेराइट्स आर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल विच हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। ठीक है,
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, देखो कि आपको इनको ससेप्टिबिलिटी के आधार पे क्या करना है, अरेंज करना है। तो अभी मैंने देखा कि डायमैग्नेटिक होता है, उनमें ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, लेस काफ़ी लो वैल्यू होती है और नेगेटिव होती है, ठीक है। पैरा में क्या होती है, पॉजिटिव होती है पर उसकी लो वैल्यू होती है, ठीक है। पर जो फेरो उसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे कम डाया, फिर पैरा और सबसे ज़्यादा फेरो की, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब बात आती है सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये क्या है, अच्छे कंडक्टर है, तो इनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर कंडक्टर आएगा, उसके बाद डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक और फिर फेरोमैग्नेटिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सुपर कंडक्टर की ससेप्टिबिलिटी सबसे कम होती है, डाई की उससे ज़्यादा, पैरा की उससे ज़्यादा और फेरो की सबसे ज़्यादा होती है ससेप्टिबिलिटी। ओके, मेनली आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यही बनता है कि म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1 और म्यू आर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डाया, ये क्या होते हैं, पैरा, और ये क्या होते हैं, फेरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है क्या, रिलेटिव परमेबिलिटी, वो क्या होती है, म्यू आर। तो वो क्या होती है 1 प्लस साई, और साई क्या होता है, एम अपॉन एच। अभी हमने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। म्यू आर क्या हो जाएगा 1 प्लस एम बाई एच। नेक्स्ट है आपका, आपको बताना है क्या, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अगर इसका काम क्या हो, सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करना हो, इंसुलेशन, तो हम इसे क्या कहेंगे, इंसुलेटर। अगर इसका काम क्या हो, चार्ज को स्टोर करना हो, चार्ज स्टोर, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक। कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा, नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, पर वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ओके, एक तो ये बात हो गई। सेकंड, आपको डाइपोल पता ही होगा कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वो दोनों क्या मिलके क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं। जैसे ये मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है, डाइपोल। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर डी माने और इसमें प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मूवमेंट होता है हमारा म्यू। ये क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, क्यू इंटू डी, ठीक है। तो ये होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब अगर बात करें कि हमारा कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या किससे मिलके बना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या मिलके बना है, तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है उसमें, ठीक है। इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन और आयोनिक पोलराइजेशन। ये दो तरह के पोलराइजेशन क्या आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है, किसमें, इंड्यूस्ड डाइपोल के अंदर। सेकंड होता है आपका कि अगर आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो, पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, किससे, पोलर मॉलिक्यूल से, तो उसमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल। और इसमें क्या आता है हमारा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक है। तो हमने सिंपल पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। फिर हमने पढ़ा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो वो क्या होता है, चार्ज इनटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो हमारा है वो क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक है, तब उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होता है, और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन और आयोनिक पोलराइजेशन। और ये दोनों क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगर बात की जाए पोलर मॉलिक्यूल से भी डाइलेक्ट्रिक, तो उसमें क्या होगा,
परमानेंट डाइपोल होगा और उसमें क्या होगा, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होगा। अब हम तीनों को देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है कि ये हमारा कोई क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस है वो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, डिस्प्लेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेंगे, इसके अपोजिट, इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं हमारी किसकी, आयोनिक पोलराइजेशन की। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, NaCl का। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इधर, तो क्या होगा, जो सोडियम जो आयन है वो तो क्या होगा, इससे अट्रैक्ट होगा इसकी साइड में, और जो क्लोरीन है वो क्या होगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। सोडियम सारे आयन तो इधर की चले जाएंगे और क्लोरीन हमारे इधर चले जाएंगे, इसे हम बोलते हैं आयोनिक पोलराइजेशन के। तो अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक दोनों पोलराइजेशन है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड क्या बनता है, जो हमारी आयोनिक पोलराइजेबिलिटी है जिसे हम अल्फा ई कहते हैं, वो क्या होती है, 1/10 होती है किसके, अल्फा ई के। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, हमारा क्या, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। ओके। तो मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, तो उससे पहले क्या थे, ऐसे डाइपोल बने हुए थे, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था, ठीक है। ये प्लस मान लो, माइनस मान लो, प्लस माइनस, ठीक है। और जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएंगे, डाइपोल ऐसे, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, देखो ये क्या था, थीटा एंगल पे ऐसे झुका हुआ था। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इधर आ गया और नेगेटिव वाला इधर आ गया, ऐसे ही ये नीचे आ गया और ये ऊपर, ठीक है। ये इधर और ये इधर, इस पर ऐसे फोर्स लगेगा तो ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है क्या, μ²/3kT, ठीक है। जहाँ पे म्यू क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है वो क्या होता है, जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बाकी तो दोनों है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, पर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही बात है। सेकंड, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, सही है, कि म्यू स्क्वायर के तो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको पोलराइजेशन P और इलेक्ट्रिक फील्ड E और फ्लक्स डेंसिटी D में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो वैसे याद रखो, सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट में D, उसके बाद E, उसके बाद P। अब आपको पता है कि D का अलग मतलब और E का क्या है, अलग मतलब है। तो इसमें क्या होगा, D = ε0E, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब P को भी क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है, तो ये होता है रिलेशन D = ε0E + P। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, हर एग्जाम में आता है। ये क्या होता है कि हाई डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, और लो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ए इज़ द राइट आंसर। फॉर गुड इंसुलेटिंग मटेरियल, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बट लो डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात हो रही है यहाँ पे सुपर कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। तो 1911 में एक साइंटिस्ट हुए थे, KH ऑन्स। वो क्या कर रहे थे, मरकरी सैंपल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक टेम्परेचर पे क्या होती है, मरकरी की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, 0 हो जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। उससे उन्होंने क्या कहा कि ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, तो देखो अगर कोई नॉर्मल कंडक्टर होता तो ये हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी, और ये टेम्परेचर। तो आपको पता है कि क्या होती है, रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ती जाती है टेम्परेचर के साथ। पर अगर बात की जाए किसकी, सुपर कंडक्टर की, सुपर कंडक्टर की, उसमें क्या होगा, उसमें ऐसे होगा, देखो टेम्परेचर और ये क्या है, रेजिस्टिविटी रो। यहाँ बात करें मरकरी सैंपल की, तो उन्होंने क्या देखा कि टेम्परेचर हाई था तब तो ऐसे जा रहा था, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसे आया 4.2 केल्विन, उस पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, 0। तो उससे इधर का जो एरिया उन्होंने क्या कह दिया कि ये सुपर कंडक्टर है। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ पे, सुपर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडक्टर की तरह ये बिहेव कर रहा है। इन्होंने क्या कहा, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किससे बनते हैं, इनके प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा, इसे इन्होंने एक नाम दिया कि ये क्या, TC, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर T की वैल्यू क्या होगी, लेस देन TC होगी, तो वो क्या होगा, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ओके, और अगर टेम्परेचर क्या होगा, TC से ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा, नॉर्मल कंडक्टर, नॉर्मल कंडक्टर। ओके, पहली बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सुपर कंडक्टर की क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, 0 होगी। थर्ड इन्होंने एक करंट एक्सप्लेन किया जिसे बोलते हैं परसिस्टेंट करंट, परसिस्टेंट करंट। इन्होंने क्या कहा कि IC इक्वल टू क्या होता है, 2πr/SC। इस पे कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, R की वैल्यू दे रखी होती है, SC की वैल्यू दे रखी होती है, आपको परसिस्टेंट करंट कैलकुलेट करना होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर क्या है, TC से कम है, तो उसमें करंट फ्लो होता है, उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट करंट, और ये काफ़ी समय तक फ्लो होता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड अच्छा बनता है। ठीक है, फोर्थ इन्होंने बताया कि SC क्या होता है, तो SC होता है H0 1 - T/TC का स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। ठीक है, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया कि HC इक्वल टू H0 1 - T/TC का स्क्वायर। यहाँ पे H0 क्या है, इसकी टेम्परेचर 0 पे वैल्यू। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने टेम्परेचर के साथ SC को प्लॉट किया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, टेम्परेचर 0 पे। अगर हम टेम्परेचर क्या रख दें, यहाँ पे TC रख दें, तो TC/TC 1 आएगा, तो 1 में से 1 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कुछ ऐसे करो बनेगा, 0 पे तो मैक्सिमम वैल्यू और TC पे क्या है, 0 वैल्यू है। तो ये जो एरिया है ना, ये क्या है, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर, और ये क्या है, नॉर्मल कंडक्टर। ओके, तो इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए किसके लिए, सुपर कंडक्टर के लिए। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। ओके, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, करंट पे करता है और मैग्नेटिक फील्ड पे करता है, क्या, सुपर कंडक्टिविटी। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है हमें। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, अगर टेम्परेचर क्या TC से कम है तो सुपर कंडक्टर है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अगर TC से बढ़ा देंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सुपर कंडक्टिविटी। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड को अगर SC से बढ़ा देंगे तो भी हो जाएगी। ओके, और अगर
करंट को भी बढ़ा देंगे तब भी हो जाएगी, क्योंकि तीनों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। चौथा क्या है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करना है हमें, तभी सुपर कंडक्टिंग स्टेट दिखाएगा। अगर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे तो सुपर कंडक्टर हो जाएगा, पर हमें सुपर कंडक्टिविटी को क्या करना है, ख़त्म करना है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके 1 2 3 4 सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है और लॉस टेंजेंट दे रखा है। आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता अगर आइडल डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है। लेकिन परफेक्ट तो कोई नहीं होता, तो जो प्रैक्टिकल होता है उसमें कुछ करंट फ्लो होता है। लेकिन इसमें जो लॉस होता है वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में होता है, क्योंकि ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, तो इसमें लॉस होते हैं हीट की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। और दूसरी बात, इसमें दो तरह के करंट फ्लो होते हैं, एक तो होता है कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट, एक होता है आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, अगर इसको समझे फेजर डायग्राम से, तो देखो ये हमने क्या वोल्टेज अप्लाई की, तो इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, कंडक्शन करंट फ्लो होगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इसके 90 फ्लो होता है, आईडी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आई, वो क्या करेगा, वी से पाई डिग्री एंगल बनाएगा। और एक ये स्पेशल एंगल होता है डेल, जिसे हम बोलते हैं लॉस एंगल या टेंजेंट एंगल, ठीक है। तो ये उसका हो गया फेजर डायग्राम, किसका, डाइलेक्ट्रिक लॉस का। अब देखो हमें रियल पावर लॉस निकालने हैं, रियल लॉस, तो वो क्या हो जाएंगे, अप्लाइड वोल्टेज और कंडक्शन करंट। अगर हम इस डायग्राम से देखें, अगर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 10 डेल की, ठीक है, ये है, तो वो क्या होता है, ये अपॉन ये कितना है, आई सी, तो ये क्या आ जाएगा, आई सी अपॉन आई डी। तो यहाँ से आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डी 10 डेल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई डी 10 डेल, ठीक है। अब देखो आई डी को हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एक्स सी, एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो क्या आ जाएगा, वी ओमेगा सी, तो आई डी क्या हो जाएगा, वी ओमेगा सी 10 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर, ये क्या हो गया, वी स्क्वायर, ये क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, ठीक है। सी को क्या लिख सकते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है सी का, ठीक है। और ये 10 डेल का 10 डेल रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर 2 पाई एफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू डी और 10 डेल। आपको पता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होता है, वॉल्यूम, और जो वी अपॉन डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड वोल्टेज बटे डिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ई स्क्वायर, इससे मैंने क्या लिया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लिया, ये क्या कांस्टेंट बचा, क्या एफ एप्सिलॉन आर कैपिटल वी वॉल्यूम और 10 डेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर लॉस। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस किस किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे करता है, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है पावर लॉस, सेकंड फ्रीक्वेंसी पे करता है, थर्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फोर्थ वॉल्यूम पे करता है, और फिफ्थ लॉस टेंजेंट पे करता है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे, एक ऑप्शन कोई और दे देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वॉल्यूम और लॉस टेंजेंट, इन पे हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है जो हमने अभी लिए, उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो देखो अगर हम डाइलेक्ट्रिक लॉस को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट को क्या करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। किसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो वो कैसे होगा? देखो एप्सिलॉन आर डबल डैश, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। किसके इक्वल होती है? एप्सिलॉन आर माइनस एप्सिलॉन आर डैश। ठीक है, जे आ गया ना, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो देखो एप्सिलॉन आर तो क्या होता है हमारा? नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बट जो एप्सिलॉन आर होता है ना, वो क्या होता है? हमारा हाई फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब एक रिलेशन होता है कि tan del इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैश अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? एप्सिलॉन आर माइनस जे एप्सिलॉन आर डैश, और tan del क्या होता है? एप्सिलॉन आर डैश अपॉन एप्सिलॉन आर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको लॉस टेंजेंट दे रखा है, मतलब tan del दे रखा है कितना? 0.04। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा है? रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो मतलब एप्सिलॉन आर दे रखा है आपको कितना? 4। आपसे पूछा क्या आपको निकालना है? एप्सिलॉन आर डबल डैश, तो वो क्या था? एप्सिलॉन आर माइनस था यहाँ पे। ठीक है, याद रखना एप्सिलॉन आर डैश। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एप्सिलॉन आर डैश की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकलेगी? आपको ये पता और ये पता है, तो आपको एक फॉर्मूला पता था, अभी पढ़ा था हमने, tan del इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैश अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, tan del कितना है? 0.04, तो एप्सिलॉन आर डैश अपॉन एप्सिलॉन आर कितना है? 4। तो यहाँ से एप्सिलॉन आर डैश कितना आ गया? 0.16। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0.16। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर कितना है? 4 माइनस जे, ये कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना है? 0.16। तो देखो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये कितना है? 0.16 जे। ठीक है, तो इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 4 माइनस जे 0.16, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपको लिस्ट दे रखी है 1 और 2, आपको इनको क्या करना है? आपस में मैच करना है। तो देखो एक चीज़ आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये क्या होती है? परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी है ना, इसकी यूनिट क्या होगी? फैराड की फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये आप याद रखना। ओके, तो देखो पहला है हमारा वोल्टमैन कांस्टेंट, तो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर सेकंड, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। सेकंड आपको दे रखी है परमिबिलिटी, मतलब म्यू आर। तो म्यू, जैसे हमने अभी देखा कि एप्सिलॉन जो है ना वो किस पे है? कैपेसिटर पे डिपेंड कर रहा है, तो म्यू में क्या आएगा? इसका उल्टा, मतलब हेनरी आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? परमिबिलिटी में हेनरी 3। अब परमिटिविटी अभी हमने देखा था कैपेसिटेंस में, तो इसमें क्या आएगा? फैराड। ओके, और मोबिलिटी तो आपको पता ही है, ये तो बहुत बार एग्जाम में आई है, मीटर स्क्वायर अपन वोल्ट इंटू सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर अपन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4, ये 5 नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया आपका, आपको याद रखना है वोल्टमैन कांस्टेंट, जूल पर सेकेंड, परमिबिलिटी हेनरी पर सेकेंड, हेनरी पर मीटर, और परमिटिविटी फैराड पर मीटर, और मोबिलिटी मीटर स्क्वायर अपन वोल्ट इंटू सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर अपन वोल्ट इंटू सेकेंड। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।